स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। सो टाटा सन्स हमारे देश का बिगेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल बिजनेस एम्पायर एक रेयर वॉर में है, एक रेयर टसल में है हमारे देश के फाइनेंशियल रेगुलेटर आरबीआई के साथ, जहां आरबीआई चाहता है कि टाटा सन्स अपना आईपीओ लॉन्च करें और उसकी डेडलाइन उन्होंने रखी थी 30 सितंबर। जी हां, 30 सितंबर, जो कि ऑलरेडी जा चुकी है। बट अगर आईपीओ तो नहीं आया, अगर आया होता तो आप जरूर सुनते, क्योंकि वो मेन हेडलाइन होती। कारण, क्योंकि अगर ये आईपीओ लॉन्च होता तो भैया इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ साइज रहता ये। जो वैल्यूएशंस यहां पर लगाई जा रही हैं कि कितनी मार्केट वैल्यूएशन कंपनी फेच कर सकती है, कुछ रिपोर्ट्स यहां पर 7 से 8 ट्रिलियन रुपीस की बात करते हैं, कुछ रिपोर्ट्स यहां पर 15 से 12 ट्रिलियन की भी बात करते हैं, राइट। तो जो आईपीओ का साइज की यहां पर बात की जाती है कि भैया 50,000 करोड़ तक का आईपीओ साइज यहां पर हो सकता था, जो अभी करंटली मैक्सिमम Hyundai का है 27-28 हजार करोड़ का, उससे कम LIC का है। बट ऐसा तो नहीं हुआ, आईपीओ तो लॉन्च नहीं हुआ। तो टाटा सन्स चाहता भी नहीं आईपीओ लॉन्च करना। तो कहीं ना कहीं मन में सवाल आ रहा होगा ना अभी तक, यार ये अलग कंपनी है, अजीब कंपनी है, हर एक कंपनी अपना तो आईपीओ लॉन्च करना चाहती है, ये क्यों नहीं करना चाहते, क्या कारण है, और आरबीआई क्यों चाहता है कि अपना आईपीओ लॉन्च करें। तो ये डिस्कस करते हैं आज के सेशन में, पूरा मामला समझते हैं कि क्यों इस बिगेस्ट एम्पायर और देश के फाइनेंशियल रेगुलेटर के बीच में ये टसल चल रहा है, जो कि अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि कैसे रिजॉल्व होगा। तो ये डिस्कस करते हैं आज के सेशन में कि क्या है पूरा मामला। तो शुरुआत करते हैं टाटा सन्स के साथ। तो टाटा सन्स भैया कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर आप देखें ये नेटवर्क, यहां पर देखें ये डायग्राम, यहां पर देखें स्ट्रक्चर, यहां पर देखें अक्रॉस वेरियस कंपनीज ऑफ द टाटास। उस टाटा ग्रुप की वेरियस कंपनी, चाहे आपकी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है, आईटी टेलीकॉम कंपनी है, मटेरियल्स की है, सर्विसेज की, केमिकल्स की, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की, एनर्जी, फाइनेंस, एयरलाइन, अक्रॉस वेरियस कंपनीज में इनकी शेयर होल्डिंग है। हालांकि तो पूरा स्ट्रक्चर आप कभी भी देख सकते हैं, आप जाके ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। बट प्रोमिनेंट कंपनीज की अगर मैं यहां पर बात करूं तो TCS, टाटा पावर, टाटा लेक्सी, इन सभी कंपनीज में सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग यहां पर मानी जाती है इस टाटा सन्स की। जी हाँ, टाटा सन्स मतलब ओनर है, इतना परसेंट ओनर। जैसे TCS में 70-72% तक की ओनरशिप टाटा सन्स की है, वैसे ही टाटा पावर में 45% तक की है, टाटा मोटर्स में 40% तक की। तो ऐसी अक्रॉस वेरियस कंपनीज ओनरशिप एस्टैब्लिश की गई है टाटा सन्स द्वारा। दैट मीन्स कि टाटा सन्स एक फोकल पॉइंट है, जहां से अगेन द होल कंपनीज ऑफ टाटा ग्रुप आर कंट्रोल्ड, राइट। और इन्हीं की सबसे मेजर शेयर होल्डिंग होने की वजह से यहीं से टाटा सन्स को सबसे ज्यादा डिविडेंड्स भी आते हैं, कि जब ये कंपनीज प्रॉफिट कमाएंगी तो जाहिर सी बात है टाटा सन्स को वो डिविडेंड भी यहां पर रिसीव होंगे। बट अब मन में एक पॉइंट तो आ रहा होगा ना कि अगर ये कंपनी बाकी कंपनीज में इतना स्टेक रख रही है तो टाटा सन्स में स्टेक किसका है, आइए वो भी जान लेते हैं। तो टाटा सन्स का जो 66%, अप्रॉक्स 66% का जो स्टेक है वो टाटा ट्रस्ट को बिलोंग करता है, राइट। जिसमें दोराबजी टाटा ट्रस्ट है, रतन टाटा ट्रस्ट है, JRD टाटा ट्रस्ट है, बाकी ट्रस्ट भी हैं, सभी की सिग्निफिकेंट ओनरशिप यहां पर देखने को मिलती है। और आपसे मैं सिंपल सा सवाल यही पूछूंगा कि करंटली जो आपके टाटा ट्रस्ट हैं उनका चेयरमैन कौन है, जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट मिस्त्री फैमिली, राइट, SP ग्रुप, उनकी भी यहां पर 18% तक की शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है। बाकी कुछ कंपनीज हैं, उन्होंने भी यहां पर टाटा सन्स में अपनी शेयर होल्डिंग रखी हुई है। कुछ इंडिविजुअल्स की भी यहां पर शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है, राइट। बट द बिगेस्ट शेयर होल्डिंग इज ऑफ व्हाट, इज ऑफ द ट्रस्ट, जिनके द्वारा फिलैंथ्रोपिक एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया जाता है, जो कि अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड तारीफ की जाती है कि जी हाँ, इन ट्रस्ट के द्वारा इस प्रकार के एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ केयर, इन सभी चीजों पर यहां पर बढ़ चढ़ के पैसा खर्च किया गया है एंड चैरिटेबल तरीके से किया गया है ना। और इस चीज की हम बात भी बहुत बार करते हैं, जब भी रतन टाटा जी की बात की जाती है तो एज अ बिजनेसमैन उन्हें कम और फिलैंथ्रोपिस्ट के तरीके से ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है कि जी हाँ, उन्होंने इतने सारे इनिशिएटिव्स वहां पर लिए, राइट। सो दैट इज द पॉइंट कि इस कंपनी, जो कि बाकी कंपनीज में इतना सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग रखता है, उनमें सबसे ज्यादा इन टाटा ट्रस्ट की शेयर होल्डिंग है, राइट। तो इसी पर्सपेक्टिव के बेसिस पर, क्योंकि अब टाटा सन्स एक इंटरमीडियरी का काम कर रहा है, क्योंकि इसकी मल्टीपल कंपनीज में ओनरशिप भी है, राइट, और वहीं इनको ओन करने वाले ट्रस्ट हैं, तो इसी के पर्सपेक्टिव के बेसिस पर टाटा कंपनी एक बन गई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब इतनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट रहेगी तो भैया कोर इन्वेस्टमेंट रहेगी ना। TCS का साइज आप खुद ही देख लीजिए, है कि नहीं। तो सिंस दैट ये बन गई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, NBFC के तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया। अब हुआ क्या, हुआ ये कि 2022 में आरबीआई द्वारा यहां पर लिस्ट निकाली गई कि भैया ये पर्टिकुलर NBFCs हैं जो कि NBFC का
स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क के अपर लेयर में इंक्लूड किए जाएंगे। तो ऐसे 16 एनबीएफसीज थे और उन्हीं में ही टाटा सन्स का भी नाम रखा गया था एज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। इनको एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन भी वहां पर हुआ और इन्हें इस लिस्ट में भी यहां पर डाल दिया गया। बट द पॉइंट वाज व्हाट कि आफ्टर द लिस्टिंग ऑफ दीज कंपनीज इनटू द अपर लिस्ट ऑफ द दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन थी कि इनको 3 साल के अंदर अंदर अपने आप को लिस्ट करना है। अब आरबीआई ये चाहता था कि सिंस मैंने टाटा सन्स को इस लिस्ट में डाला है तो भैया डेफिनेटली वो अपने आप को लिस्ट करे, अपने आईपीओ लॉन्च करे और मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में उनकी लिस्टिंग रहे। तो ये वहां पर एक रेगुलेशन बेस्ड एक इंप्लीकेशन दी जा रही थी, एक मैंडेटरी फोकस दिया जा रहा था टाटा सन्स को कि आपको खुद को लिस्ट तो करना ही करना पड़ेगा, राइट। एंड कहीं ना कहीं ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों माना गया, अपर लेयर एनबीएफसी क्यों यहां पर बताई गई, बिकॉज इनकी बैलेंस शीट देखी जाए 2023 की तो सिग्निफिकेंट बोरोइंग्स यहां पर देखने को मिली कि भैया 20,000 करोड़ तक की इन्होंने उधारी ले रखी है, राइट। तो बहुत क्रूशियल है, बिगेस्ट काफी सिग्निफिकेंट एसेट साइज है, लाइबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए इनको अपर लेयर में रखा गया। और अपर लेयर वालों के लिए ये बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी था कि उनको 3 साल के अंदर अंदर जैसे वो लिस्ट हो रहे हैं 3 साल के अंदर अंदर दैट मींस 2025 में उन्हें खुद को वहां पर लिस्ट करना था विद इन दैट टाइम फ्रेम, राइट। एंड कंपनी की जो सिग्निफिकेंट ओनरशिप है टीसीएस में, टाटा मोटर्स में, टाटा स्टील में, तो एक कंपनी को बहुत ही मेजर इन्वेस्टमेंट कंपनी के तरीके से ट्रीट किया गया। बिकॉज टाटा सन्स खुद से थोड़ा कोई प्रोडक्शन कर रहा है कि अपनी खुद की गाड़ी बना रहा है, नहीं, टाटा सन्स की मल्टीपल कंपनीज में ओनरशिप है जो कि आगे जाके ऐसे डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये अपर लेयर है क्या, तो वैसा ही आरबीआई का स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क यहां पर इंप्लीमेंट किया गया, लाया गया 2021 में, जिसके तहत एनबीएफसीज को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया, राइट। अब बेस लेयर वाली एनबीएफसीज कौन सी, जिनका एसेट साइज 1,000 करोड़ से कम का है, राइट। 1,000 करोड़ से कम वाली जो एनबीएफसीज हैं उनको हम बेस लेयर में रख रहे हैं। आइडिया मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसका आइडिया क्या है, क्यों ये कैटेगराइजेशन यहां पर की गई। अपर लेयर में हमने क्या बोला कि जितनी भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, उनको तो हम यहां पर रखेंगे ही। साइज का मतलब क्या है, एसेट का मतलब है कि भैया इन्होंने इतना एसेट जनरेट किया है, इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इतने लोन्स दिए हैं, राइट। सो दिस डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, अब उनका जो मर्जी साइज हो उनको तो हमने मिडिल लेयर में रखना है। उसके अलावा जिन जिन एनबीएफसी का साइज 1,000 करोड़ से ज्यादा का रहेगा उसे मिडिल लेयर में डाला जाएगा। फिर आती बात अपर लेयर की। अपर लेयर में एनबीएफसीज यहां पर किसी क्राइटेरिया के बेसिस पर डायरेक्टली नहीं रखी गई। आरबीआई ने अपना खुद का एक फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म डेवलप किया बेस्ड ऑन द एसेट साइजेस, बेस्ड अपॉन द कितनी उनकी इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन है, राइट, जो कि टाटा सन्स की हमें देखने को मिल रही है। एंड बेस्ड ऑन दैट आरबीआई ने खुद से अपनी एक लिस्ट निकाली थी कि भाई ये 15 से 16 एनबीएफसीज हैं, इनको मैं अपर लेयर में यहां पर रखना चाहूंगा, राइट। सो बिफोर डिस्कसिंग द टॉप लेयर, एक सिंपल सा पॉइंट यहां पर समझते हैं कि व्हाइल गोइंग फ्रॉम बेस लेयर टू अपर लेयर, द होल पॉइंट वाज दैट कि जैसे जैसे बेस लेयर से मिडिल लेयर, मिडिल लेयर से अपर लेयर जाते जाएंगे, वैसे वैसे रेगुलेशन की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, ताकि जो ये क्रूशियल एनबीएफसीज हैं, जो इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज हैं, उन पर और रेगुलेशन रखा जा सके, उनका कंप्लायंस और बढ़ाया जा सके, ताकि एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क क्रिएट करके इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज किया जा सके। सो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट कि चलो ठीक है, जिनका एसेट साइज कम है उनके ऊपर भी रेगुलेशन रहेगा, बट कम रहेगा। मिडिल लेयर उस पर थोड़ा और बढ़ जाएगा, अपर लेयर उस पर और बढ़ जाएगा। एंड जो टॉप लेयर है, इसको कहा गया कि आइडियली भैया ये खाली रहनी चाहिए, कि ऐसी कोई भी एनबीएफसी ना हो जिसको भैया टॉप लेयर में डालना पड़े। दैट मींस कि कहीं ना कहीं उस एनबीएफसी में कुछ कंसर्न्स पाए जा रहे हैं। सो दैट वाज द आइडिया, जिसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन की गई एंड टाटा सन्स को अपर लेयर में रखा गया, जिसकी वजह से उनको 3 साल के अंदर अंदर कहा गया कि खुद को भैया आपको लिस्ट करना है, राइट। बट द पॉइंट इज कि ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट फिनोमिना था जिसकी वजह से ये लिस्टिंग का पर्सपेक्टिव यहां पर रखा गया। बिकॉज हमारे देश में जो एनबीएफसी स्ट्रक्चर है, जितना भी हमारे देश में एनबीएफसी काम करते हैं, उनको सबसे बड़ा सेटबैक लगा था जब आईएलएंडएफएस के क्राइसिस इमर्ज हुए थे, कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के जब वहां पर डिफॉल्ट हुए, अपने लोन रिपे नहीं कर पाए, तो उस समय पर ये ऑब्जर्व किया गया कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। आरबीआई ने कहा कि वी नीड टू हैव अ मच बेटर रेगुलेशन फ्रेमवर्क सिस्टम, जिसके चलते ऐसे इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज को थोड़ा सा और हाईलाइट किया जाए और उनके ऊपर कंप्लायंस बढ़ाया जाए। दैट इज व्हाई आफ्टर दिस क्राइसिस द स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क वाज इंप्लीमेंटेड, और उसी स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क के थ्रू ये पॉइंट रखा गया कि भैया कंपनीज को अपने आप को लिस्ट करना ही पड़ेगा। अब लिस्ट करने का आइडिया यहां पर क्या है वो भी हम जानेंगे कि क्यों चाहती है आरबीआई की भैया ये एनबीएफसी जो अपर लेयर वाली है इनको लिस्ट करना ही करना है। अगर आप यहां पर 2025 के नेट प्रॉफिट देखें, हालांकि 2024 से कंपेयर करते हुए टाटा सन्स के नेट प्रॉफिट्स में थोड़ा डिप तो यहां पर आया है, बट रेवेन्यू देखा जाए, ग्रुप रेवेन्यू देखा जाए तो 25% से इंक्रीज भी हुआ है।
दैट मीन्स दे हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द इकोनॉमी, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द मार्केट। तो यहां कहीं ना कहीं जो आरबीआई का लॉजिक है वो क्या कहता है, आरबीआई ये कहता है कि अगर आप खुद को लिस्ट करोगे, आपका आईपीओ रहेगा, तो आपको सेबी के रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर आपको अपनी क्वार्टरली बैलेंस शीट्स वहां पर दिखानी पड़ेंगी, राइट। कि एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का आइडिया रखा गया कि आप इतने ही इंपॉर्टेंट हो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, यू नीड टू बी मोर ट्रांसपेरेंट। अपनी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपकी रिटर्न्स हैं, जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, उनको डिस्क्लोज किया जाए, उनको टाइमली बताया जा सके। बिकॉज अभी तो क्या है, 66% ओनरशिप किसके पास है, टाटा ट्रस्ट के पास है, उन्हीं के हाथ में मेजॉरिटी है, वही डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे इस पैसे को कहां कहां यूटिलाइज होना है। तो अगर इतना सिग्निफिकेंट एनबीएफसी है तो यही पॉइंट रखा गया कि इनको लिस्ट करना जरूरी है। सो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट कि दीज आर इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज, दे शुड बी लिस्टेड सो दैट इनमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। एंड कहीं ना कहीं जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो एक सिस्टमैटिक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट भी वहां पर किया जा सकता है कि भैया अगर इनकी इतनी इंटरकनेक्टेडनेस है हमारे इंडियन इकोनॉमी के साथ, डिफरेंट सेक्टर्स में इनका इन्वेस्टमेंट है, डिफरेंट सेक्टर्स में इनकी शेयर होल्डिंग है, तो ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसके बारे में भी सबको पता होना चाहिए, राइट। एंड मोर ओवर द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ऑल्सो, कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए भी ये लिस्टिंग करना बहुत क्रूशियल है। तो आरबीआई का तो ये लॉजिक था, विच इज अगेन वेरी वेरी गुड लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं है इस लॉजिक में, बिल्कुल सही बात वो कह रहे हैं। कितनी बड़ी कंपनी से तो भैया उनकी लिस्टिंग बहुत मैंडेटरीली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन दे हैव अ वेरी वाइड कनेक्टिविटी, वाइड इंटरकनेक्टेडनेस विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, जिसमें अगर इन कंपनीज के ऊपर कोई इंप्लीकेशन पड़े तो जाहिर सी बात है भैया मल्टीपल सेक्टर्स के ऊपर वहां पर इंपैक्ट पड़ सकता है। सो बाय लॉजिक तो बिल्कुल यहां पर जो आरबीआई का पॉइंट था बिल्कुल सही रखा गया, राइट। और इसी पॉइंट को जस्टिफाई यहां पर एक्स जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं यूयू ललित, उनके द्वारा भी इस चीज को रिआइटरेट किया गया कि भैया आरबीआई बिल्कुल सही कह रहा है, इतनी बड़ी कंपनी तो उनकी लिस्टिंग उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि ये टाटा सन्स पहले लिस्टेड थी, इट वॉज अ पब्लिक कंपनी, बट बाद में 2016-17 में इसे प्राइवेट में कन्वर्ट किया गया, और उसी समय पर एसपी ग्रुप के साथ एक मेजर टसल भी वहां पर शुरू हो गया। एसपी ग्रुप अगर देखा जाए तो उसमें एक बहुत ही माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग रखते हैं, और वहीं से वो टसल शुरू हो गया, जिसको भी हम समझेंगे थोड़ा और भी यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले एक सिंपल सा सवाल यहां पर कि जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट है एक लिस्टेड कंपनी के लिए, उसका मतलब क्या है ना, और कितनी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग इंडिया में होनी चाहिए, जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। ऑलराइट, एंड मोर ओवर वी हैव बीन बिल्डिंग अ कम्युनिटी, ताकि जहां इकोनॉमी में सब्जेक्ट को थोड़ा और बेहतर बनाया जा सके और आपके लिए बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जा सके, टेक्निकलिटीज को रिजॉल्व किया जा सके, तो उसी के लिए हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, हैव एनी कंसर्न्स, यू कैन डेफिनेटली अप्रोच मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड मोर ओवर दशहरा आ रहा है, तो दशहरे के शुभ उपलक्ष्य पर स्टडी IQ की तरफ से आपको जितने भी लोग 2027 की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्राइस है 2027 के कोर्स के लिए वो अंडर 20,000 यहाँ पर कर दिया गया। देन द होल पॉइंट इज कि भाई फेस्टिवल सीजन है, सेलिब्रेट करते हैं, राइट। बट 2027 के लिए अगर टारगेट कर रहे हो तो जो हमारे P2I बैच हैं, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, सिस्टमैटिक तरीके से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कवरेज रहेगा, लाइव क्लासेस थ्रू, नोट्स, मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन, मॉक टेस्ट, whatever you need, everything will be provided to you under this amount, and the whole point is to make it accessible for a lot of people, right? और इसी बैच में हमारे पास ऑप्शन रहता है कि प्रीलिम से 90 से 100 दिन पहले आप हमारे पास ऑफलाइन भी आ सकते हैं, बट वो कब आएंगे, जब आप इस बैच के टॉप 10% परफॉर्मर्स बनेंगे। और इस इनिशिएटिव का नाम है प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम। रेजिडेंशियल है, आपका कंप्लीट एंड फूड एंड लॉजिंग एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द अमाउंट दैट विल पे। अगर आपने बैच में अच्छा परफॉर्म किया तो डेफिनेटली आपको उसका इंसेंटिवाइजेशन भी दिया जाएगा, और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो ये अमाउंट भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। एंड प्रीलिम्स के बाद वैसे तरीके से मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए, एनरोल कीजिए एंड अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। नाउ द पॉइंट इज कि टाटा क्यों इतना हेजिटेट कर रहा, बिकॉज 30 सितंबर की अगर डेडलाइन सेट की गई थी तो टाटा ने तो खुद को लिस्ट किया नहीं, बिकॉज किया होता तो भैया देश का सबसे बड़ा IPO रहता, राइट। तो कहीं ना कहीं टाटा के कंसर्न है, कंट्रोल के कंसर्न है, गवर्नेंस के कंसर्न है कि जो टाटा ट्रस्ट 66% की ओनरशिप यहां पर रखता है वो रेजिस्ट करते हैं, वे उनको डाइल्यूशन करना पड़ेगा अपना कंट्रोल, एंड कहीं ना कहीं उनके गवर्नेंस में डिस्रप्शन आ जाएगी। अब उनका लॉजिक ये है कि भाई हमारा टाटा ट्रस्ट सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग यहां पर रखता है, और उनके द्वारा यहां पर सिग्निफिकेंट तरीके से फिलैंथ्रोपिक और चैरिटेबल कामों के लिए पैसा खर्च किया जाता है। तो हम नहीं चाहते कि पब्लिक शेयर होल्डिंग की वजह से अब वो जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं वो यहां पर इंपैक्ट हो जाए, राइट।
और पब्लिक लिस्टिंग कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्रेशर्स क्रिएट करता ही है कि भैया पब्लिक लिस्टिंग होगी तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रहोगे, एंड कहीं ना कहीं जिसकी वजह से रेगुलेटरी बर्डन्स यहाँ पर बढ़ेंगे, शेयर होल्डर का एक्टिविज्म यहाँ पर इंक्रीज होगा, एंड जो अपने उनके खुद के लॉन्ग टर्म के मिशन ड्रिवन अप्रोच वो रख के चल रहे हैं कि हमें ये आने वाले 10 सालों में करना है, शायद फिर वो उन टारगेट्स को यहाँ पर पूरा ना कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनका कंसर्न है वो ये भी है कि स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं कि टाटा सन्स काफी हद तक मैसिवली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यहां पर कर रहा है, जैसे सेमीकंडक्टर्स में, डिफेंस में, ईवीज में। डिफेंस के केस में तो अभी मोरक्को का प्लांट इनके द्वारा वहां पर लगाया जाएगा, एयर इंडिया में, इनके सब एयर इंडिया के रिवाइवल में, इन सभी पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है, जिससे बहुत जल्दी रिटर्न्स नहीं आएंगी, राइट। और बहुत जल्दी रिटर्न्स नहीं आएंगी तो जाहिर सी बात है भैया फिर कंपनी का जो शेयर प्रोफाइल है वो डाउन चला जाएगा, कंपनी ने अगर प्रॉफिट ही कमा के नहीं दिया। सो दे आर ऑफ द ओपिनियन कि अभी हमें ये बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कैपिटली बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तो हमारे पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि हम अपने आप को पब्लिकली लिस्ट करके अपने ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर दें, राइट। तो हम चाहते हैं कि हम एक पेशेंट तरीके से अपना पैसा इन्फ्यूज करें इन लॉन्ग टर्म एसेट्स में, एंड वो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी चाहने के लिए ही वो खुद को एक प्राइवेट कंपनी के तरीके से वहां पर रखना चाहते हैं, राइट। एंड इसी वजह से जो उनका डेट का लेवल बहुत सिग्निफिकेंटली हाई रहा था उसे भी रिस्ट्रक्चराइज यहां पर किया जा रहा है, उसी के ऊपर फोकस रखा जा रहा है कि अपने आप को रिस्ट्रक्चराइज वहां पर कर सकें। एंड इसी फोकस पे रखते हुए वो उन्होंने आरबीआई से डिमांड भी करी कि सर आप एक काम कीजिए, अगर आपके अपर लेयर में ये क्राइटेरिया सेट हो चुका है कि लिस्टिंग होनी ही होनी है उस एनबीएफसी की, तो हमें एज अ एनबीएफसी ही डी रजिस्टर कर दिया जाए। वी डोंट वांट टू बी एन एनबीएफसी एनीमोर, डी रजिस्ट्रेशन यहां पर हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इस पूरे मामले में एसपी ग्रुप है ना, सपूरजी पलुंजी ग्रुप, जो कि अगेन उन्हीं की फैमिली आगे आगे कनेक्टेड फैमिलीज में ही रिलेटेड है। आपको पता तो जरा बताइएगा जैसे कैसे रिलेटेड है सपूरजी पलुंजी ग्रुप कैसे टाटा ग्रुप के साथ रिलेटेड है, जरा चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब उनके लिए बहुत क्रूशियल था ये, और इन दोनों के बीच में टसल बहुत समय से चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत समय से चल रहा है, कॉर्पोरेट क्लैश हम इसे यहां पर कह सकते हैं कि वहां पर ये एसपी ग्रुप कहता है कि यार हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी 18% की शेयर होल्डिंग है, हमें कोई नहीं पूछता वहां पर। और ये उन्होंने पहले केस भी इस चीज के लिए फाइल किया था, उस समय पहले इन्होंने केस भी फाइल किया, बोला कि नहीं भाई ये जो पब्लिक से प्राइवेट में इन्होंने चेंज किया है, हमसे कुछ पूछा ही नहीं गया, हमसे कोई, हमारा जो इतना मेजर शेयर होल्डिंग है, हमारा कोई कंसेंसस यहाँ पर हुआ ही नहीं, हमारी सुनवाई यहाँ पर नहीं हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी किया है बिल्कुल सही किया है, कोई इसमें इलीगल मीन्स नहीं है, बट ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत समय से चल रहा है, 2016 से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोनों ग्रुप्स के बीच में, दोनों एक फैमिली ग्रुप्स के बीच में आप भी यहाँ पर कह सकते हैं। बट ये क्रूशियल क्यों है? बिकॉज इसी सपूरजी पलुंजी ग्रुप के ऊपर एक बहुत ही मेजर डेट है, 20,000 करोड़ तक का डेट है, और कोविड की वजह से ये डेट लेवल्स और यहां पर इंक्रीज हुए हैं, राइट। तो ग्रुप चाहता है यहां कि यार टाटा सन्स का अगर आईपीओ होगा, मैं अपने शेयर्स बेचूंगा, मुझे पैसा मिलेगा, मेरे पास कुछ लिक्विडिटी यहां पर आ पाएगी, जिसकी वजह से ये टाइम एंड अगेन लॉबी पुश भी कर रहा है आरबीआई के साथ कि जी हाँ बिल्कुल बहुत जरूरी है टाटा सन्स का आईपीओ यहां पर होना, ताकि मैं अपना शेयर यहां पर एग्जिट कर सकूं और इस सिस्टम से बाहर निकल सकूं, राइट। बट टाटा सन्स कह रहे नहीं भैया ऐसे तो नहीं होगा, हम डेफिनेटली और मैकेनिज्म यहां पर डेवलप कर लेंगे कि आपस में कैसे सलाह मशवरा करना है, जो कि अभी रिसेंटली सुनने में भी आ चुका है। आपने देखा भी होगा, कुछ न्यूज आर्टिकल्स ने भी कवर किया है कि टाटा सन्स के जो आपके चेयरमैन हैं, राइट, उन्होंने मिले हैं जाके एसपी ग्रुप वालों से कि भैया चलो इतनी पुरानी जो हमारी लड़ाई चल रही है उसको रिजॉल्व किया जाए, एंड इस प्रकार से आरबीआई के साथ लॉबी ना करें कि टाटा सन्स का आईपीओ यहां पर आना ही आना चाहिए। बट एसपी ग्रुप का अपना खुद का एक इंसेंटिव, अपना खुद का एक बेनिफिट है, जो कि उन्हें करंटली बहुत ज्यादा जरूरत भी है, बिकॉज उनके डेट लेवल्स बहुत ज्यादा, और वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए ये आईपीओ उनके लिए बहुत क्रूशियल है। तो यहां पर हमारे सामने दो ही सिनेरियोज आते हैं कि अब या तो आरबीआई एक फर्म स्टैंडिंग अपनी रखे, एक नई डेडलाइन यहां पर सेट कर दे, और टाटा सन्स को आईपीओ अपना लॉन्च करना ही पड़े, जो कि इंडिया का फिर लार्जेस्ट एवर आईपीओ यहां पर बन जाएगा, बिकॉज कंपनी का साइज इतना सिग्निफिकेंट है, राइट। और दूसरा सिनेरियो यहां पर क्या है कि टाटा खुद को डी रजिस्टर कर दे एज एन एनबीएफसी, राइट, अवॉइड करे लिस्टिंग को। बट पॉइंट यहां पर क्या है, इस सिनेरियो 2 की वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि बड़ी कंपनीज या फैमिली रन कंपनीज अपने तरीके से रूल्स को चेंज कर सकती हैं, अपने रूल्स को अवॉइड कर सकती हैं, एस्केप कर सकती हैं, ताकि अपने प्रॉफिट्स, अपने मोटिव्स को वहां पर वो सस्टेन कर सके। बिकॉज आरबीआई जो यहां पर चाह रहा है वो भी कुछ गलत नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी चाहता है कि कहां पर भैया किस तरीके से पैसा खर्च हो रहा है, उसकी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी यहां पर रहे, सभी लोगों के पास रहे। दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ इट। बिकॉज वो, अगर आपने देखो किस तरीके से मल्टीपल सेक्टर्स में वो एंगेज हैं टाटा सन्स, तो वो कहीं ना कहीं जो डिमांड है आरबीआई की वो भी जस्टिफाइड है, राइट।
बट अगर सिनेरियो 2 यहां पर रहता है तो डेफिनेटली एक मेजर कंसर्न यहां पर बन जाएगा। और यहीं से शुरुआत होती है कि भैया जो टाटा सन्स चाहता है वो है ट्रस्ट लेड कैपिटलिज्म, कि भैया ट्रस्ट हमारे ऊपर करो या हमारे ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट किया जाए क्योंकि वो भी अच्छा काम यहां पर कर रहे हैं, वर्सेस आरबीआई चाहते हैं कि भैया मार्केट लेड कैपिटलिज्म हो, कि है तो दोनों पार्टीज में कैपिटलिज्म ही, दोनों केसेस में, दोनों सिनेरियोज में कैपिटलिज्म है, बट द पॉइंट इज कि कौन सा कैपिटलिज्म यहां पर जीतता है वो सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा। बट देयर इज एन ऑल्टरनेटिव रूट ऑल्सो। जैसे एलआईसी के लिए यहां पर कहा गया था ना कि उनको मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का जो एक रिक्वायर्ड नॉर्म था उसे फॉलो नहीं करना है, और उन्होंने भी 3.5% ही अपना वहां पर डिसइन्वेस्ट किया। तो वैसा भी टाटा सन्स के लिए अगर कोई ऑप्शन क्रिएट कर दी जाए ताकि दोनों चीजें यहां पर खुश रहें, जो पब्लिक डिस्क्लोजर है वो भी थोड़ा ओपन हो जाए एंड टाटा सन्स के लिए थोड़ा इजी हो जाए कि भैया वो भी आरबीआई के रेगुलेशंस को यहाँ पर फॉलो कर सकें, कि चलो मान लीजिए 10% तक वो अपना मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को अवॉइड करके 10% तक अपना वो आईपीओ में लॉन्च कर दें, ताकि जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हो सकती हैं एंड एट द सेम टाइम जो इतने बड़े देश की हमारी कंपनी है तो उनके लिए जो ट्रांसपेरेंसी का पॉइंट यहाँ पर बार बार रेस किया जा रहा है उसे भी एड्रेस किया जाए। बट अभी रिसेंटली एमपीसी की मीटिंग भी यहाँ पर हुई है, उस पर भी यह पॉइंट यहाँ पर रेस किया गया था कि व्हाट अबाउट द टाटा सन्स, उन्होंने आपकी डेडलाइन को फॉलो नहीं किया है, 30 सितंबर की डेडलाइन को उन्होंने अवॉइड कर दिया है, तो क्या आप वो काम नहीं करेंगे? तो अभी तक इनका लाइसेंस एज एन एनबीएफसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो आरबीआई कह रहा है कि वो अभी तक काम करते रहेंगे, वी आर वर्किंग अराउंड अ सोल्यूशन की कैसे इस सोल्यूशन को, इस पूरे प्रॉब्लम को, इस कंसर्न को यहाँ पर अवॉइड किया जा सके एंड दोनों पार्टीज, द रेगुलेटर एज वेल एज द टाटा सन्स, दोनों के लिए यहाँ पर बेनिफिशियल सिचुएशन क्रिएट की जा सके। तो आपका क्या ओपिनियन है कि टाटा कंपनी को क्या अपना आईपीओ, या टाटा सन्स को, नॉट टाटा कंपनी बट टाटा सन्स को अपना आईपीओ लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्लीज कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएशन जरूर क्रिएट हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।